Hey everyone, welcome to EduQuest Vision. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं SOC 101 लेसन नंबर 2 सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यानी समाजी नुक्ता नज़र। तो चलें शुरू करते हैं। Sociological perspective. Sociology provides a fascinating view of social life. Sociology समाजी ज़िंदगी का एक दिलचस्प नज़रिया पेश करती है। The sociological perspective or imagination opens a window onto strange worlds and offers a fresh look at familiar ones. सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यानी समाजी नुक्ता नज़र इमेजिनेशन या ख्यालात अजनबी दुनियाओं का दरवाज़ा खोलता है और वाकिफ दुनियाओं को नए तरीके से देखने का मौका देता है। The sociological perspective gives importance to the social contexts in which people live. सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव उस समाजी माहौल पर ज़्यादा जोर देता है जिसमें लोग रहते हैं। It investigates how these contexts impacts people's lives. ये इस बात का जायज़ा लेता है कि यह माहौल लोगों की ज़िंदगियों पर कैसे असरअंदाज होता है। At the heart of the sociological perspective is the question of how groups influence people, especially how people are influenced by their society, a group of people who share a culture and a territory. सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के मरकज़ में ये सवाल है कि ग्रुप्स यानी ग्रोह लोगों पर किस तरह असरअंदाज होते हैं, खासकर कि लोग कैसे मुतासिर होते हैं अपनी सोसाइटी से जो कि एक ऐसा ग्रोह है जो कल्चर यानी सकाफ़त और टेरिटरी यानी इलाका शेयर करता है। To find out why people do what they do, sociologists look at social location, the corners in life that people occupy because of where they are in a society. ये जानने के लिए कि लोग जो कुछ करते हैं वो क्यों करते हैं, सोशियोलॉजिस्ट सोशल लोकेशन यानी समाजी मकाम को, जो ज़िंदगी के वो कोने हैं जहाँ लोग किसी माशरे में अपनी जगह की वजह से मौजूद होते हैं। Sociologists look at how jobs, income, education, gender, race, ethnicity, and age affect people's ideas and behavior. Sociologists देखते हैं कि किस तरह मुलाजमत, आमदनी, तालीम, जेंडर यानी जिन्स, नस्ली और कौमियत और उम्र लोगों के ख़यालात और रवैये को कैसे असरअंदाज करते हैं। Consider, for example, how being identified with a group called females or with a group called males when you were growing up and has shaped your ideas of who you are growing up as a female or a male, has influenced not only how you feel about yourself but also your ideas of what you should attain in life and how you relate to others. मिसाल के तौर पर देखिए कि जब आप बड़े हो रहे थे और आपको फीमेल या मेल ग्रुप में शामिल किया गया तो इसने आपके ख़यालात को कैसे बनाया कि आप कौन हैं। Sociologist C. Wright Mills 1959 put it this way: the sociological imagination enables us to grasp the connection between history and biography. Sociologist C. Wright Mills ने ये कहा कि sociological imagination हमें हिस्ट्री यानी तारीख़ और बायोग्राफी यानी सवाने उम्री के दरमियान ताल्लुक़ को समझने में मदद देती है। By history, Mills meant that each society is in a broad stream of events. This gives each society specific characteristics, such as its ideas about the proper roles of men and women. हिस्ट्री से मिल्स का मतलब था कि हर सोसाइटी एक ब्रॉड स्ट्रीम ऑफ इवेंट्स वसी सिलसिला वाक़यात में होती है जो उस सोसाइटी को ख़ास खसूसियत देती है, जैसे कि मर्दों और औरतों के मुनासिब किरदार के बारे में उसके ख़यालात। By biography, Mills referred to our experiences within these historical settings, which give us our orientations to life. बायोग्राफी के मुतालिक मिल्स ने हिस्टोरिकल सेटिंग्स यानी उन तारीख़ी तरतीबात में हमारे तजर्बात का हवाला दिया जो हमें ज़िंदगी के बारे में रहनुमाई देते हैं। In short, people don't do what they do because they inherited some internal mechanism, such as instincts. मुख्तसर ये कि लोग वो नहीं करते जो वो करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ अंदरूनी तरीक़ेकार विरासत में मिलते हैं।
जैसे कि इंस्टिंक्ट्स, यानी वो फितरी अमल जो बिना सोचे समझे अपने आप हो जाता है। मसलन किसी ख़तरे को महसूस करके उससे बचना भी एक फितरी अमल है। द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट एंड द लोकल, हाउ लाइफ हैज़ चेंज्ड, ज़िंदगी कैसे बदल गई। Our predecessors lived on isolated farms and in small towns. हमारे आबा व अजदाद अलग थलग खेतों और छोटी बस्तियों में रहते थे। They grew their own food and made their own clothing. वो अपना खाना खुद उगाते थे और अपना लिबास खुद बनाते थे। They bought only sugar, coffee and a few other items that they couldn't produce. वो सिर्फ चीनी, कॉफ़ी और चंद एक और चीज़ें खरीदते थे जो वो खुद नहीं बना सकते थे। Beyond the borders of their small communities lay a world they perceived only dimly. उनके छोटे शहरों के किनारे से बाहर एक दुनिया थी जो उनके लिए धुंधली थी। The labels on our clothing from Hong Kong to Italy, in contrast, as well as the many other imported products that have become part of our daily lives, shout that our world has shrunk into a global village. हमारे कपड़ों के लेबल्स हांगकांग से इटली तक और वो कई और इम्पोर्टेड चीज़ें जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं, ये सब बताते हैं कि हमारी दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गई है। Even though we can pick up a telephone or use the internet to communicate instantly with people anywhere on the planet, we continue to occupy our own little corners of life. चाहे हम टेलीफोन उठाएं या इंटरनेट का इस्तेमाल करें ताकि प्लैनेट के किसी भी कोने में लोगों से फ़ौरन रब्ता कर सकें, फिर भी हम अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे कोनों में रहते हैं। यानी हमारी ज़िंदगी के हालात, मौके और तजर्बे फिर भी उसी जगह तक महदूद होते हैं जहां हम रहते हैं। Like those of our predecessors, our worlds too are marked by differences in family background, religion, gender, race, ethnicity and social class. हमारे आबा व अजदाद की तरह हमारी दुनिया भी फैमिली बैकग्राउंड यानी ख़ानदानी पस मंज़र, मज़हब, जेंडर यानी जिन्स, नस्ल परस्ती और सोशल क्लास यानी समाजी तबके में मुख्तलिफ होती है। In these corners we continue to learn distinctive ways of viewing the world. इन कोनों में हम दुनिया को देखने का एक मुख्तलिफ नज़रिया सीखते रहते हैं। One of the beautiful and fascinating aspects of sociology is that it enables us to look at both parts of our current reality, being part of a global network, and our unique experiences in our smaller corners of life. This text reflects both worlds, each so vital in understanding who we are. सोशियोलॉजी का एक खूबसूरत और दिलचस्प पहलू ये है कि ये हमें हमारी मौजूदा हकीकत के दोनों पहलू देखने में मदद देती है। एक ग्लोबल नेटवर्क यानी आलमी नेटवर्क का हिस्सा होना और हमारी ज़िंदगी के छोटे कोनों में हमारे अनोखे तजुर्बात। ये टेक्स्ट दोनों जहानों की अक्कासी करता है जो हमें समझने में मदद देता है कि हम कौन हैं। सोशल प्रॉब्लम्स यानी समाजी मसाइल। What motivates sociologists to investigate social phenomena? कौन सी चीज़ सोशियोलॉजिस्ट को सोशल फिनोमेना की तहकीकात करने पर मजबूर करती है? Why do they study obesity as a social phenomena, for example? मिसाल के तौर पर वो ओबेसिटी यानी मोटापे को एक सोशल फिनोमेना के तौर पर क्यों स्टडी करते हैं? An important reason for sociologists to study certain topics is when these are considered social problems. सोशियोलॉजिस्ट के लिए कुछ टॉपिक्स पर स्टडी करने की एक अहम वजह ये होती है कि जब इन्हें सोशल प्रॉब्लम्स समझा जाता है। बट व्हाट आर सोशल प्रॉब्लम्स? लेकिन सोशल प्रॉब्लम्स क्या हैं? A social problem, also named public issue, is commonly understood as a problem that goes beyond the individual. It affects many people. एक सोशल प्रॉब्लम जिसे पब्लिक इशू भी कहा जाता है, आमतौर पर इस तरह समझा जाता है जो फ़र्द से बढ़कर होता है क्योंकि ये बहुत से लोगों को मुतासिर करता है।
is an issue about which many people are concerned. It is in conflict with certain values. ये एक ऐसा मसला है जिसके बारे में बहुत से लोगों को फ़िक्र होती है। ये कुछ मुख्तलिफ वैल्यूज़ के साथ तसादुम में होता है। Social problems are more severe the more people are affected and the more strongly they conflict with prevalent values. Social problems उसी कदर शदीद होती हैं जितने ज़्यादा लोग इनसे मुतासिर होते हैं और जितना ज़्यादा ये prevalent values के साथ टकराती हैं। प्रेवलेंट वैल्यूज़ का मतलब है वो अकीदे या रवैये जो किसी माशरे में आम तौर पर मकबूल और मंजूर होते हैं। ये वो उसूल या सोच है जो ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो करते हैं और उन्हें सही समझते हैं। टॉपिक 7 सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन By using our sociological imaginations, we can better see the relationship between ourselves and the society in which we live. अपनी सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशंस यानी समाजी तसव्वुरात के इस्तेमाल करके हम अपने और सोसाइटी के दरमियान ताल्लुक़ को बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं जिसमें हम रहते हैं। Sociologist C. Wright Mills 1959 contended that this requires that we grasp the connection between history, events that have shaped an entire society's values and beliefs, and biography and individuals' life experiences within a particular society. सोशियोलॉजिस्ट सी राइट मिल्स 1959 का कहना था कि ये ज़रूरी है कि हम हिस्ट्री, वो वाक़यात जो पूरी सोसाइटी की वैल्यूज़ और बिलीव्स को शक्ल देते हैं, और बायोग्राफी यानी फ़र्द के ज़िंदगी के तजुर्बात किसी ख़ास सोसाइटी में उनके दरमियान ताल्लुक़ को समझें। This important link is often overlooked, but it is essential for sociological understanding because it places individual behavior in a larger social context. ये अहम लिंक अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है, लेकिन ये सोशियोलॉजिकल समझ के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये फ़र्द के रवैये को एक बड़े समाजी पहलू की तरह देखता है। यानी ये समझने की कोशिश करता है कि किसी शख्स का रवैया उसके आसपास के माशरे से कैसे मुतासिर होता है। It reminds us that we as individuals are to some extent products of the particular society and historical period in which we live, but also acknowledges that we are history makers who help produce and change society by our actions. ये हमें याद दिलाता है कि हम फ़र्द के तौर पर कुछ हद तक उस ख़ास सोसाइटी और तारीख़ी दौर की पैदावार हैं जिसमें हम रहते हैं। ये इस बात को भी तस्लीम करता है कि हम हिस्ट्री मेकर्स हैं जो अपनी हरकत से सोसाइटी को पैदा करते और बदलते हैं। पर्सनल ट्रबल्स वर्सेस सोशल इश्यूज़ यानी ज़ाती मुश्किलात बमुकाबला समाजी मसाइल। A sociological imagination allows us to see the important relationship between personal troubles, which affect an individual, means being an alcoholic, and social issues, which reflect a problem for the entire society, means alcoholism. Sociological imagination हमें personal troubles जो फ़र्द को मुतासिर करती हैं, मिसाल के तौर पर अल्कोहलिक होना, और सोशल इश्यूज़ जो पूरी सोसाइटी के लिए मसला है, मिसाल के तौर पर अल्कोहलिज्म यानी शराब नोशी करना, के दरमियान अहम ताल्लुक देखने में मदद देती है। This distinction is a critical component of sociology because it enables us to see the general in the particular. ये तफरीक सोशियोलॉजी का एक अहम पहलू है क्योंकि ये हमें पर्टिकुलर में जनरल देखने की सलाहियत देती है। इसका मकसद ये है कि हमें एक इंडिविजुअल केस के ज़रिए पूरे माशरे के मुतालिक कुछ आम हकीकतें मालूम होती हैं। Sociologists study patterns of behavior to draw general conclusions about a social issue that transcend the effect of the problem or issue on any individual. Sociologists behavior के patterns का मुताला करते हैं ताकि किसी सोशल इशू पर आम नतीजे निकाल सकें जो किसी फ़र्द पर मसले या इशू के असर से बढ़कर हैं। For example, although alcoholism may have devastating consequences for the alcoholic and his or her immediate family,
Sociology focuses on the larger problem of alcoholism and its impact on society. मिसाल के तौर पर हालांकि अल्कोहलिज्म यानी शराबनोशी के असरात फ़र्द और उसके करीबी ख़ानदान के लिए तबाहकुन हो सकते हैं, सोशियोलॉजी शराबनोशी के बड़े मसले और इसके सोसाइटी पर असर पर फोकस करती है. This broader sociological focus may include cross-cultural values and attitudes toward alcohol consumption, alcohol use and abuse on college campuses, drinking and driving, the differences and similarities between alcoholism and other forms of drug use, and other sociological issues. इस वसीतर समाजी तवज्जो में शामिल होते हैं क्रॉस कल्चरल वैल्यूज़ यानी सकाफ़ती इक़दार, शराबनोशी के हवाले से रवैये, कॉलेज कैंपसेस पर अल्कोहल का इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल, ड्रिंकिंग और ड्राइविंग यानी शराब पीकर ड्राइविंग करना, अल्कोहलिज्म और ड्रग अब्यूज़ के दूसरे फॉर्म्स के दरमियान फ़र्क और यकसानियत, और दूसरे सोशोलॉजिकल इश्यूज़ भी इसमें शामिल होते हैं. This is not to say that sociologists are unconcerned about individuals and their lives, but sociology's emphasis is on the way individuals relate to others, people's positions in society, and the interdependence between society and individuals. इसका ये मतलब नहीं कि सोशियोलॉजिस्ट फ़र्द और उनकी ज़िंदगियों से लापरवाह हैं, बल्कि सोशियोलॉजी का ज़ोर इस पर है कि लोग दूसरों के साथ किस तरह ताल्लुक़ रखते हैं, लोगों को माशरे में मकाम और सोसाइटी और अफराद का एक दूसरे पर डिपेंड करना. टॉपिक 008 थिंकिंग लाइक ए सोशियोलॉजिस्ट की क्वेश्चंस. What are the social structures and institutions that shape human behavior? कौन से सोशल स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंसानी रवैये को शक्ल देते हैं? How do social norms, values and beliefs influence human actions and interactions? सोशल नॉर्म्स यानी समाजी उसूल, वैल्यूज़ यानी इक़दार और बिलीफ्स यानी अक़ायद इंसानी आमाल और मेल जोल को कैसे मुतासिर करते हैं? How does power and inequality operate in a society? सोसाइटी में ताकत और गैर मसावत कैसे काम करती हैं? What are the causes and consequences of social problems? सोशल प्रॉब्लम्स के असबाब और नताइज क्या हैं? How do individuals and groups create and maintain social order? फर्द और ग्रुप कैसे सोशल ऑर्डर यानी समाजी नज़्म ज़ब्त पैदा करते और बरकरार रखते हैं? What are the implications of social change and social movements for society and individuals? सोशल चेंज और सोशल मूवमेंट्स के सोसाइटी और फ़र्द पर क्या असरात हैं? How can we use sociological knowledge to promote social justice and social change? हम सोशोलॉजिकल नॉलेज का इस्तेमाल कैसे सोशल जस्टिस और सोशल चेंज को फ़रोग़ देने के लिए कर सकते हैं? Example from Pakistani society. Examining the role of religion and caste in shaping social stratification and inequality. पाकिस्तानी सोसाइटी में मज़हब और कास्ट यानी ज़ात पात का किरदार देखना जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी समाजी सतहबंदी और इनइक्वालिटी को शक्ल देता है. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को हम अगले लेक्चर्स में डीपली स्टडी करेंगे. टॉपिक 009 सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस. Isn't sociology just common sense? क्या सोशियोलॉजी बस कॉमन सेंस यानी आम फहम नहीं है? It could be a friend who raises this question with you, a family member, or someone else to whom you talked about sociology. ये सवाल आपसे आपका दोस्त कर सकता है, कोई फैमिली मेम्बर या कोई और जिससे आपने सोशियोलॉजी के बारे में बात की हो. Sociology is a relatively young discipline compared with other sciences such as physics and biology, starting off in real spirit roughly around the year 1900.
सोशियोलॉजी फिज़िक्स और बायोलॉजी जैसे साइंसेस के मुकाबले में एक नया शोबा है जो लगभग 1900 के आसपास अपने असल रूप में शुरू हुआ। In slightly more than 100 years, it has witnessed an enormous growth of scientific observations and explanations and has become a respected social science with clear societal relevance. 100 साल से ज़रा ज़्यादा अरसे में ये साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस यानी साइंसी मुशाहिदात और एक्सप्लेनेशंस यानी वजाहतों में बेपनाह तरक्की देख चुका है और एक काबिल एहतराम सोशल साइंस बन चुका है जिसका सोसाइटी पर वाज़ेह असर है। However, sometimes people are not aware of the progress that has been made in sociology and think that sociological work is no different from common sense and conventional wisdom. Why are people sometimes thinking this way? लेकिन कभी-कभी लोग इस बात से बेखबर होते हैं कि सोशियोलॉजी में कितनी तरक्की हुई है। इसका मतलब लोग ये सोचते हैं कि सोशियोलॉजिकल काम आम समझ यानी कॉमन सेंस और रिवायती हिकमत यानी कन्वेंशनल विजडम से कुछ मुख्तलिफ नहीं होता। उनका ख्याल होता है कि जो सोच हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने तजर्बे और समझ से हासिल करते हैं वही चीज़ सोशियोलॉजिस्ट अपने मुतालात में करते हैं लेकिन हकीकत में सोशियोलॉजिकल वर्क ज़्यादा गहराई से और साइंटिफिक तरीक़ों से माशरे को समझने की कोशिश करता है जो आम लोगों के मामूल के मुताबिक सोचने से मुख्तलिफ होता है। लोग कभी-कभी ऐसे क्यों सोचते हैं? In his book Why Everything is Obvious, Once You Know the Facts, the sociologist Duncan Watts argues that common sense helps us with practical issues that we encounter daily. अपनी किताब Why Everything is Obvious, Once You Know the Facts में सोशियोलॉजिस्ट डंकन वॉट्स कहते हैं कि कॉमन सेंस हमें रोज़मर्रा के प्रैक्टिकल इश्यूज से निपटने में मदद देती है। For example, how should we behave when talking to people? How do we navigate through the traffic to our work? And how to keep relationships going on well? मिसाल के तौर पर हम लोगों से बात करते वक्त कैसे रवैया अपनाते हैं, हम ट्रैफिक से कैसे गुजरकर अपने काम तक पहुंचते हैं और कैसे अपने ताल्लुकात को अच्छा रखते हैं। We use common sense often implicitly, intuitively, and it helps to solve all kinds of small things. हम आम समझ यानी कॉमन सेंस का अक्सर बिना सोचे समझे implicitly और अपनी फितरत के मुताबिक यानी intuitively इस्तेमाल करते हैं और ये छोटी मोटी मसले हल करने में मददगार साबित होती हैं। However, he also makes clear that such common sense thinking is often utterly wrong when it comes to understanding social phenomena. लेकिन वॉट्स ये भी वजह करते हैं कि ऐसी कॉमन सेंस सोच काफ़ी दफ़ा गलत साबित होती है जब बात सोशल फिनोमेना को समझने की होती है। What is worse, people often think that only other peoples are subject to the failure of common sense, whereas everyone happens to be prone to failures of common sense thinking. और इससे बुरा ये है कि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि सिर्फ दूसरे लोग कॉमन सेंस की गलतियों का शिकार होते हैं, जबकि असल में हर कोई कॉमन सेंस सोचने की गलतियों का शिकार होता है, यानी वो खुद भी गलत हो सकते हैं। Watts, who trained as a mathematician and physicist before he turned to sociology, makes the interesting observation that few people nowadays would dare to apply common sense thinking regarding physics, which often shows counterintuitive findings, whereas many people still do so when it comes to social phenomena. वॉट्स जो पहले मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट के तौर पर ट्रेंड हुए थे फिर सोशियोलॉजी की तरफ आए तो उन्होंने एक दिलचस्प ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदा किया कि आजकल कम लोग ये जुर्रत करते हैं कि फ़िज़िक्स के बारे में कॉमन सेंस सोच का इस्तेमाल करें जो अक्सर काउंटर इंट्यूटिव फाइंडिंग्स यानी मुतज़ाद नताइज को ज़ाहिर करता है। लेकिन अक्सर लोग ऐसे करते हैं जब बात सोशल फिनोमेना यानी समाजी मामलात की होती है। It is easy to come up with explanations for human behavior as we are human beings,
rather than to imagine oneself being an electron, for example, and explain the way electrons behave. इंसानी रवैये के लिए वजाहत देना आसान होता है क्योंकि हम खुद इंसान हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के रवैये की वजाहत करने के लिए वो खुद को एक इलेक्ट्रॉन तस्वुर नहीं कर सकते। Watts argues that people have too much confidence in their common sense when it comes to understanding such social behavior. वॉट्स का कहना है कि लोगों में सोशल बिहेवियर को समझने में अपने कॉमन सेंस पर ज़्यादा भरोसा होता है। Sociological knowledge often challenges common sense, means people's description of reality and their explanations. सोशोलॉजिकल नॉलेज अक्सर कॉमन सेंस को चैलेंज करता है, यानी लोगों की असलियत के तस्वुरात और उनके वजाहत को। Indeed, an important role for sociologists is to debunk myths and uncover social patterns that are sometimes surprising and counterintuitive. असल में सोशियोलॉजिस्ट का एक अहम किरदार ये है कि मिथ्स यानी खुराफात को ख़त्म करना और सोशल पैटर्न्स को बेनकाब करना, जो बाज़ औक़ात हैरानकुन और काउंटर इंट्यूटिव यानी मुतज़ाद होते हैं। All of us as human beings are private sociologists because we engage in social life and develop our own private beliefs about social phenomena, about what's happening and why. हम सब बहैसियत इंसान प्राइवेट सोशियोलॉजिस्ट हैं क्योंकि हम सोशल लाइफ में शामिल होते हैं और अपने प्राइवेट बिलीफ्स तैयार करते हैं सोशल फिनोमेना के बारे में कि क्या कुछ हो रहा है और क्यों हो रहा है। For many daily situations, our common sense thinking is sufficiently accurate. However, there is a major gap between this common sense thinking of private sociologists on the one hand and academic sociology on the other hand. कई रोज़मर्रा के हालात में हमारी कॉमन सेंस सोच काफ़ी होती है, लेकिन एक बड़ा फ़र्क होता है एक प्राइवेट सोशियोलॉजिस्ट की कॉमन सेंस सोच में और एकेडमिक सोशियोलॉजी के दरमियान। One difference is that in academic sociology, knowledge becomes available to others, it becomes public, objective, and hence the subject of critique and systematic inquiries by many people. एक फ़र्क ये है कि एकेडमिक सोशियोलॉजी में नॉलेज दूसरों के लिए भी दस्तयाब होती है, ये पब्लिक और ऑब्जेक्टिव होती है और इस तरह कई लोगों की तनकीद और मुनज़्ज़म पूछगछ का मौजू बनती है। टॉपिक 10 Perspectivizing Human Behavior. Understanding the human behavior is shaped by multiple factors, including social, cultural, and psychological influences. ये समझना कि इंसानी रवैये की तश्कील मुतादिद फैक्टर्स यानी अवामिल से होती है, जिनमें सोशल यानी समाजी, कल्चरल यानी सकाफ़ती और साइकोलॉजिकल यानी नफ्सियाती असरात शामिल हैं। Recognizing the importance of individual agency and free will in shaping behavior. ये इस बात को तस्लीम करते हैं कि किसी शख्स की अपनी मर्ज़ी और इख्तियार उनके रवैयों को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। Examining the interplay between individual and societal factors in shaping behavior. इंसानी रवैये में फ़र्द के अपने और माशरे के अवामिल के मिले जुले असरात का मुतालिया करना। Appreciating the diversity and complexity of human experience and behavior. इंसानी तजुर्बात और रवैयों की इख्तिलाफ और पेचीदगी को समझना और उसकी कदर करना। Recognizing the influence of power and inequality on individual and group behavior. ताकत और गैर मसावत का फ़र्द और ग्रोह के रवैये पर असर को तस्लीम करना। Using different theoretical perspectives to analyze human behavior, such as functionalism, conflict theory, and symbolic interactionism. मुख्तलिफ theoretical perspectives यानी नज़रियाती नुक्ता नज़र का इस्तेमाल करना ताकि इंसानी रवैये का तज्ज़िया किया जा सके, जैसे फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी और सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म। इन पर्सपेक्टिव्स को हम इस कोर्स के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप अपर राइट साइड पर क्लिक करके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टाइम लैप्स के थ्रू पर्सपेक्टिव के टॉपिक को रीच कर सकते हैं।
तो हम अब आगे बढ़ते हैं। Applying sociological concepts and theories to real life situations and issues। सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स यानी समाजी तसव्वुरात और थ्योरीज यानी नज़रियात को हकीकी ज़िंदगी के हालात पर लागू करना। एग्जाम्पल फ्रॉम पाकिस्तानी सोसाइटी एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ हॉनर कल्चर ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर एंड सोशल रिलेशनशिप्स। मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी माशरे में इज़्ज़त और गैरत को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, जो अक्सर लोगों के फ़ैसले और रवैये को मुतासिर करती है। अंडरस्टैंडिंग कॉज़ैलिटी। कॉज़ैलिटी का मतलब है कि जब किसी कॉज यानी सबब की वजह से इफ़ेक्ट यानी असर पैदा होता है। मिसाल के तौर पर अगर बारिश होती है जो कि एक कॉज है, तो ज़मीन गीली हो जाती है, विच इज़ एन इफ़ेक्ट। Recognizing the complexity of causal relationships in social phenomena। सोशल फिनोमेना में कॉजल रिलेशनशिप्स यानी करामत ताल्लुकात की कॉम्प्लेक्सिटी यानी पेचीदगी को तस्लीम करना, यानी ये तस्लीम करना कि किसी भी मुआशरती हादसे के पीछे मुख्तलिफ और पेचीदा असबाब होते हैं। अवॉइडिंग सिंपलिस्टिक एंड रिडक्शनिस्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ सोशल फिनोमेना। सोशल फिनोमेना की सिंपलिस्टिक और रिडक्शनिस्ट एक्सप्लेनेशन से बचना, यानी किसी भी मुआशरती हादसे को सिर्फ एक या दो असबाब तक महदूद ना समझना, बल्कि उसकी पेचीदगी और मुख्तलिफ फैक्टर्स को देखना। सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशंस वो होते हैं जो किसी भी कॉम्प्लेक्स इशू को बहुत ही आसान और सीधा समझने की कोशिश करते हैं, जबकि रिडक्शनिस्ट एक्सप्लेनेशन वो होते हैं जो कॉम्प्लेक्स इशू को सिर्फ एक या दो चीज़ों तक लिमिटेड कर देते हैं। Using systematic research methods to establish causal relationships। कारामत ताल्लुकात यानी causal relationships कायम करने के लिए मुनज़्ज़म तहकीकी तरीक़ों का इस्तेमाल करना। Understanding the difference between correlation and causation। correlation and causation के दरमियान फ़र्क को समझना। तो यहाँ हम बात करेंगे कोरिलेशन की। कोरिलेशन का मतलब है दो चीज़ों के दरमियान एक रिश्ता होना, जैसे अगर दो चीज़ें साथ साथ होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर ज़्यादा लोग बारिश के दिन ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, तो ये एक कोरिलेशन है। जबकि कॉजेशन का मतलब है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को डायरेक्टली असरअंदाज करती है। मिसाल के तौर पर अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपकी सेहत बेहतर होती है, तो ये कॉजेशन है, क्योंकि पानी पीने से सेहत पर डायरेक्ट असर पड़ता है। कोरिलेशन का ये मतलब नहीं होता कि एक चीज़ दूसरी चीज़ का सबब है, लेकिन कॉजेशन का मतलब है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के होने का सबब बनती है। Considering alternative explanations and potential co-founding factors in establishing causal relationships। causal relationships establish करते वक्त alternative explanations और potential co-founding factors को देखना। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस की। ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस का मतलब है कि किसी भी पेश आने वाले नतीजे को समझने के लिए दूसरी मुमकिन वजहों को भी देखना चाहिए, जो शायद उस नतीजे को एक्सप्लेन कर सकती हैं। इसके बरक्स को फाउंडिंग फैक्टर्स वो चीज़ें होती हैं जो दो चीज़ों के दरमियान असरअंदाज हो सकती हैं और असली रिश्ते को कंफ्यूज कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और उनके ग्रेड्स बेहतर आते हैं, तो एक को फाउंडिंग फैक्टर हो सकता है उनका आईक्यू लेवल या उनकी स्टडी इन्वायरमेंट। इन दोनों चीज़ों को समझना ज़रूरी है ताकि हम किसी भी कॉजल रिलेशनशिप को एक्यूरेटली समझ सकें और किसी भी गलतफहमी से बच सकें। Being mindful of the ethical implications of causal research and interventions। कॉजल रिसर्च और इंटरवेंशंस के एथिकल इम्प्लिकेशंस का ख्याल रखना है, यानी ये इंश्योर करना चाहिए कि रिसर्च और इंटरवेंशंस लोगों की वेलफेयर को मद्देनज़र रखें और उनकी डिग्निटी और राइट्स की रिस्पेक्ट करें। यूजिंग कॉजल नॉलेज टू इन्फॉर्म पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। कॉजल नॉलेज को पॉलिसी और प्रैक्टिस को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना, यानी अगर हम समझ लें कि किसी पर्टिकुलर फैक्टर के किसी आउटकम पर असर है, तो इस नॉलेज को इस्तेमाल करके इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस डेवलप की जा सकती हैं
जो उन आउटकम्स को बेहतर बनाने में मददगार साबित हों। एग्जाम्पल फ्रॉम पाकिस्तानी सोसाइटी: investigating the causes of child labor and developing effective interventions to address the issue। पाकिस्तानी सोसाइटी की एक मिसाल बच्चों की मजदूरी का जायज़ा लेना और इस मसले को हल करने के लिए इफ़ेक्टिव इंटरवेंशंस यानी मुदाखलत डेवलप करना। यानी अगर हम जान लें कि बच्चों के मजदूर होने के पीछे क्या वजह है, जैसे पॉवर्टी, एजुकेशन की कमी या सोशल नॉर्म्स, तो इस नॉलेज को यूज़ करके ऐसे सॉल्यूशंस बनाए जा सकते हैं जो इस मसले को एफिशिएंटली एड्रेस कर सकें, जैसे एजुकेशन प्रोग्राम्स, फाइनेंशियल सपोर्ट और अवेयरनेस कैंपेन्स। वी नीड थ्री थिंग्स टू एस्टेब्लिश कॉशलिटी: टेम्पोरल ऑर्डर, एम्पिरिकल एसोसिएशन एंड द एलिमिनेशन ऑफ प्लॉसिबल अल्टरनेटिव्स। कॉशलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। टेम्पोरल ऑर्डर, ये इंश्योर करना कि कॉज यानी सबब पहले आया और इफ़ेक्ट यानी असर बाद में। एम्पिरिकल एसोसिएशन मतलब ये देखना कि कॉज और इफ़ेक्ट के दरमियान एक मेजरेबल रिश्ता हो। एलिमिनेशन ऑफ प्लॉसिबल अल्टरनेटिव्स, ये इंश्योर करना कि कोई और पॉसिबल रीज़न ना हो जो सेम इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। An implicit fourth condition is that the causal relationship makes sense or fits with broader assumptions or a theoretical framework। एक चौथी शर्त ये है कि कॉजल रिलेशनशिप समझ में आए और ब्रॉडर assumptions यानी theoretical framework के साथ फिट करे। यानी जो कॉजल रिलेशनशिप हम स्टेब्लिश करते हैं वो सिर्फ डाटा के हिसाब से नहीं बल्कि जनरल थ्योरीज और assumptions के मुताबिक भी होना चाहिए। Let us examine the three basic conditions। आइए हम तीन बुनियादी शर्तों का जायज़ा लेते हैं। In addition to these three, a full explanation also requires specifying the causal mechanism and outlining a causal chain। इन तीन के अलावा एक मुकम्मल वजाहत के लिए causal mechanism को स्पेसिफाई करना और एक causal chain को आउटलाइन करना भी ज़रूरी है। So number one is temporal order, means that the cause must come earlier in time than an effect। This common sense assumption establishes the direction of causality from the cause toward the effect। You can ask how the cause can come after what it is to effect। It cannot, but temporal order is only one of the conditions needed for causality। Temporal order is necessary but not sufficient to infer causality। टेम्पोरल ऑर्डर यानी वक्त का सिलसिला, इसका मतलब है कि कॉज यानी सबब को इफ़ेक्ट यानी असर से पहले आना चाहिए। ये आम समझ तय करती है कि कॉजैलिटी का रिश्ता कॉज से इफ़ेक्ट की तरफ होता है। आप ये नहीं कह सकते कि कॉज इफ़ेक्ट के बाद आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन टेम्पोरल ऑर्डर कॉजैलिटी के लिए ज़रूरी शर्तों में से एक है। टेम्पोरल ऑर्डर कॉजैलिटी के लिए ज़रूरी शर्त है लेकिन काफ़ी नहीं। An association means that two phenomena occur together in a patterned way or appear to act together। People often confuse the word correlation with association। Correlation has a specific technical meaning and there are certain statistical requirements for it। Association is the more general idea। एसोसिएशन का मतलब है दो फिनोमेना का एक साथ एक पैटर्न के ज़रिए या मिलकर दिखाई देते हैं। लोग अक्सर कोरिलेशन और एसोसिएशन को मिक्सअप कर देते हैं। कोरिलेशन का एक स्पेसिफिक टेक्निकल मीनिंग होता है और इसके लिए सर्टेन स्टैटिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एसोसिएशन एक जनरल आइडिया है जो ये बताता है कि दो चीज़ें एक साथ होने का रिश्ता रखती हैं बिना किसी स्पेसिफिक स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट के। Eliminating alternatives means that we must show that the effect is due to the causal variable, not to something else। It is also called no spuriousness because an apparent causal relationship that is due to an alternative but unrecognized cause is called a spurious relationship। While we can observe temporal order and associations, we cannot empirically eliminate all logical alternatives।
Eliminating plausible alternatives is an ideal. This means we can demonstrate this only indirectly or rule out the more obvious alternative explanations. Eliminating alternatives का मतलब है कि हमें ये साबित करना होता है कि कोई इफ़ेक्ट सिर्फ एक स्पेसिफिक कॉज की वजह से हुआ है, ना किसी और चीज़ की वजह से। अगर एक रिलेशनशिप ऐसा लगता है कि कॉज और इफ़ेक्ट के दरमियान है, लेकिन असल में वो किसी और छुपी हुई वजह से है, तो इसे स्प्यूरियस रिलेशनशिप यानी गैर हकीकी रिश्ता कहा जाता है। हम टेम्पोरल ऑर्डर और एसोसिएशंस को देख सकते हैं, लेकिन सब लॉजिकल ऑल्टरनेटिव्स को पूरी तरह से एलिमिनेट करना मुश्किल होता है। इसका मतलब ये है कि हम ज़्यादा ऑब्वियस ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस को ही रोल आउट कर सकते हैं, और किसी भी ऑल्टरनेट रीज़न को पूरी तरह से ख़त्म करना आइडियल सिचुएशन कहलाता है। Specifying the mechanism in a causal relationship means that when we create a causal explanation, we must have more than two variables that are correlated, which is a satisfactory explanation requires that we also specify the social cogs and wheels. Specifying the mechanism in a causal relationship का मतलब है कि जब हम एक causal relationship बनाते हैं, तो हमें सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच कोरिलेशन यानी रिश्ते को नहीं देखना, बल्कि ये भी समझना ज़रूरी है कि ये कनेक्शन कैसे काम करता है। We go beyond saying that an independent and dependent variable are linked as if the connection were through a black box of unknown processes. यानी हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी सबब और डिपेंडेंट वेरिएबल यानी असर के बीच एक लिंक है, बिना ये समझे कि ये कनेक्शन कैसे होता है। A full causal explanation identifies a causal relationship and specifies a causal mechanism. एक कंप्लीट causal explanation तब होती है जब हम एक causal relationship को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके पीछे के causal mechanism यानी सबब के तरीके को भी स्पेसिफाई यानी तय करते हैं। इसका मतलब है कि हम समझते हैं कि कैसे और क्यों एक स्पेसिफिक कॉज दूसरे स्पेसिफिक इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल, एयर पोल्यूशन को कम करना और पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाना। यहाँ पे कॉजल रिलेशनशिप एयर पोल्यूशन को कम करने और पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाने के दरमियान एक रिश्ता है। कोरिलेशन यानी स्टडीज से पता चलता है कि जिन एरियाज़ में एयर पोल्यूशन कम होता है वहाँ हेल्थ आउटकम्स बेहतर होते हैं, जैसे कम रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस। स्पेसिफाइंग द मैकेनिज्म। इस कॉजल रिलेशनशिप को पूरी तरह समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि एयर पोल्यूशन को कम करने से हेल्थ बेहतर कैसे होती है। ये मैकेनिज्म स्पेसिफाई करना होता है, जैसे कि एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, पॉल्यूटेंट्स जैसे पर्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कम करना एयर क्वालिटी को बेहतर बनाता है। हेल्थ इम्पैक्ट, बेहतर एयर क्वालिटी से रेस्पिरेटरी इश्यूज जैसे अस्थमा कम होता है, क्योंकि साफ़ हवा हार्मफुल पार्टिकल्स को कम करती है जो लंग्स को इरिटेट करते हैं। इस एग्जाम्पल में स्पेसिफाइंग द मैकेनिज्म का मतलब है कि एयर पोल्यूशन को कम करने से बेहतर एयर क्वालिटी होती है जो हेल्थ प्रॉब्लम्स को कम करती है। ये सिर्फ ये देखना नहीं कि लोअर पोल्यूशन हेल्थ के साथ कोरिलेट करता है, बल्कि ये समझना है कि दोनों के दरमियान इंटरमीडिएट स्टेप्स क्या हैं। टॉपिक 12, सोशोलॉजिकल थीम्स एंड टॉपिक्स। So the first one is social stratification and inequality, मतलब माशरती दर्जात और बराबरी का मसला, जहाँ लोगों को मुख्तलिफ दर्जों में डिवाइड किया जाता है और इनक्वालिटी ना बराबरी होती है। रेस, एथनिसिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, नस्ल, कौम और इम्तियाज़, जहाँ लोगों को उनकी नस्ल या कौम की बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। जेंडर एंड सेक्सुअलिटी, जीन्स और सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जहां लोगों को जेंडर और सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के मुताबिक उनका रवैया और उनकी ज़िंदगी का असर होता है। फैमिली एंड किनशिप, ख़ानदान और रिश्तेदारी और उनका माशरती असर। एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन, मतलब तालीम और माशरती अदब से लोगों की सोच और रवैये डेवलप होते हैं।
रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, मज़हब और रूहानियत, जहाँ लोगों के मजहबी और रूहानी अकायद और प्रैक्टिसेस का माशरे पर असर होता है। ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रांसनेशनलिज्म, ग्लोबलाइजेशन यानी दुनिया के ग्लोबल नेटवर्क्स और ट्रांसनेशनलिज्म यानी नेशनल बाउंड्रीज़ के पार के कॉन्सेप्ट्स, जहाँ लोगों और कल्चर्स के दरमियान एक्सचेंज और इंटरेक्शन होती है। हेल्थ, इलनेस एंड मेडिसिन, सेहत, बीमारी और मेडिसिन, जहाँ हेल्थ केयर सिस्टम्स, बीमारियाँ और उनके इलाज की स्टडी होती है। This concludes our second lesson. We would love to hear your thoughts on how we taught. Feel free to leave a comment with any suggestions for improvement. If you enjoyed the lesson, please subscribe to our channel and support us as we continue with the course. Thank you for your time. Allah Hafiz.